सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे हमने पिछले 2 तासिका में इतिहास के दूसरे पाठ के कई सारे अध्ययन मुद्दों का अध्ययन किया है। इन पाठ मुद्दों में हमने भारत के इतिहास लेखन परंपरा का अध्ययन किया है। इसमें 3 मुख्यतः पार्ट होते हैं, यानी कि विभाग होते हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास लेखन परंपरा, उसके बाद में मध्ययुगीन भारत के इतिहास लेखन परंपरा, और तीसरा जो पार्ट है या तीसरा जो भाग है वो है अर्वाचीन भारत का इतिहास लेखन परंपरा। आज हम अर्वाचीन भारत के इतिहास लेखन की परंपरा को जानेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं तत्कालीन समय में हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज इतिहासकारों का इतिहास लेखन के ऊपर हमारे बहुत सारा प्रभाव था। इसमें हमने देखा कि इतिहास लेखन करता है, उन्होंने हमारे भारत के समाज नीति का, हमारे राजनीति का, हमारे भौगोलिक पर्यावरण का अच्छा खासा अध्ययन किया था और उसी के कारण उन्हें हमारे देश के ऊपर शासन करना क्या हुआ था तो संभव हुआ था। जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारा भारत देश उनके औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल आपूर्ति करने वाला एक भंडार है, ये जानने के पश्चात इन कच्चे माल को भारत से उनके देश में लेकर जाने के लिए यातायात के प्रभावी साधन होना बहुत आवश्यक है और इसीलिए रेलवे जैसे एक प्रभावी साधन की स्थापना उन्होंने भारत देश में करने शुरू की। उसी के तहत रेलवे के जो मार्ग है उनके खुदाई काम करते समय लाहौर से मुल्तान ये खुदाई काम शुरू था, तभी उन्हें कुछ प्राचीन ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए। प्राचीन ईंटों के अवशेष देखकर, प्राचीन खिलौने के अवशेष देखकर, प्राचीन मुद्राओं के अवशेष देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा, कुतूहल निर्माण हुआ और इसके प्रति अनुसंधान करना आवश्यक है, इसका एहसास अंग्रेजों को हुआ और इसीलिए उन्होंने हमारे भारत देश में एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इस भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख पहले सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम की नियुक्ति की गई। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ये पहले से ही पुरातत्व विशेषज्ञ थे ऐसा नहीं, ये एक थल सेना के रिटायर्ड मेजर थे जिनका एक पुरातत्व विशेषज्ञ के साथ मित्रता होने के कारण उन्हें उत्खनन के प्रति, अनुसंधान के प्रति, इतिहास लेखन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इसी के तहत उन्होंने हमारे भारत देश के जितने भी गौतम बुद्ध के ग्रंथ थे उनका अच्छा खासा अध्ययन किया। इसके अलावा उनके जो अवशेष प्राप्त हुए उनका भी उन्होंने अच्छा खासा अध्ययन किया और उसके ऊपर कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे और उसी के तहत ये जिम्मेदारी उनको क्या की थी तो सौंपी गई थी और हमारे भारत देश में ऐसे उत्खनन का श्रेय उनको जाता है। उनके पश्चात अलेक्जेंडर कनिंघम के पश्चात इस जिम्मेदारी को किसने निभाया तो वो है सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल जो कि ये सर्वेक्षण विभाग के कौन हुए तो दूसरे एक प्रमुख अधिकारी। उन्होंने उन्हीं के तहत, जैसे उन्होंने बताया, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में सांची, सारनाथ, तक्षशिला और आगे और अन्य प्रदेशों में उन्होंने क्या किया तो उत्खनन का कार्य किया और मोहनजोदड़ो संस्कृति की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हुई। सर जॉन मार्शल की और एक खासियत है और वो खासियत कौन सी है तो उन्होंने 1904 में पुरातत्व विभाग के तरफ से एक कानून पारित किया कि जितने भी प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं या जो प्राचीन वास्तुएं हैं या प्राचीन वस्तुएं हैं उनका क्या किया जाए तो संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय जो इतिहासकार जो उत्खनन में जिज्ञासा रखते हैं, अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे कई सारे उत्खननकर्ताओं को, अध्ययनकर्ताओं को, इतिहासकारों को, भारतीय लोगों को उन्होंने क्या किया तो प्रशिक्षण दिया। उनका मौलिक कार्य मोहनजोदड़ो संस्कृति की खोज ये है। इसके पश्चात
माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन इन्होंने भी भारत के इतिहास के ऊपर बहुत सारा लेखन किया है। ये मुंबई प्रांत के कौन थे? तो गवर्नर थे। मुंबई प्रांत में उन्होंने कई सारे सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार किए। उन्होंने देखा कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के साथ शिक्षा देना बहुत आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की और मातृभाषा में शिक्षा देने की यहाँ पर क्या की? तो पद्धति शुरू की। ये बहुत ही नेक दृष्टिकोण से भारतीय लोगों को क्या कर रहे थे? तो शिक्षा दे रहे थे और इसीलिए भारतीय लोगों ने भी उन्हीं के नाम से भारत के प्रदेश को क्या किया था? तो नाम दिया था। जैसे लोअर परेल के रेलवे स्थानक को एल्फिंस्टन रेलवे स्थानक जैसा नाम दिया था, वहाँ के एक ब्रिज को एल्फिंस्टन ब्रिज का नाम दिया था, वहाँ के एक महाविद्यालय को और वहाँ के तत्कालीन एजुकेशन संस्था को एल्फिंस्टन संस्था या एल्फिंस्टन महाविद्यालय के नाम से उनका नामकरण किया था। और इसी के तहत उन्होंने वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं का प्रति पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण दिखाई देता है। यानी कि पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण उनका यहाँ पर नजर आता है। दूसरे है वो है जेम्स ग्रांट डफ। जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा। जेम्स ग्रांट डफ ये महाराष्ट्र के सातारा जिले के प्रशासन व्यवस्था की देखरेख करने के लिए रेसिडेंट के रूप में सातारा जिले में कार्यरत थे और उन्होंने देखा कि मराठों का इतिहास सुसत्र पद्धति से लिखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने जितने भी उनके पास हस्तलेख थे, पांडुलिपियां थी, औरंगजेब ने शिवाजी राजे को भेजे हुए पत्र थे या शिवाजी राजे ने अपने भाई वेंको जी को लिखे हुए पत्र थे, इन सारे पत्रों का संकलन किया, सारे दस्तावेजों का संकलन किया और उन्होंने इसका सुसूत्र पद्धति से मराठों का उत्पत्ति से लेकर यानी कि निर्मिति से लेकर द एंड तक उन्होंने क्या किया? तो इतिहास लेखन किया। ये सुसूत्र पद्धति से तर्क संगति से लिखा हुआ मराठों का इतिहास मराठों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मगर इनके भी लेखन में पूर्वग्रह दूषित क्या था? तो दृष्टिकोण था। हमारी भारतीय संस्कृति गौण है, उनकी पाश्चात्य संस्कृति कैसे सर्वश्रेष्ठ है, ये एहसास उन्होंने इस इतिहास लेखन में जताया था। भारतीय इतिहास लेखन में विविध सैद्धांतिक प्रणालियां, इसमें उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। आप सभी जानते हैं उपनिवेशवादी लेखन किसे कहते हैं? अंग्रेजी सत्ता की उपनिवेशवादी नीति का समर्थन करने तथा उस नीति का पोषण करने के लिए जिस प्रकार का इतिहास लेखन किया गया उसे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहते हैं। यानी कि इतिहासकारों ने जितने भी उपनिवेशवाद के लिए आवश्यक बातें थी, जैसे कहते हैं कि हमारे ये सारे जो राष्ट्र थे जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया, ये अल्प विकसित थे या कम विकसित थे या विकसित नहीं थे, इन पर ये यूरोपीय राष्ट्रों ने, विकसित राष्ट्रों ने यहाँ पर राज्य करना, साम्राज्य करना, अपना आधिपत्य करना, ये उनका नैतिक धर्म मानते थे। और ऐसे नीति को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का कार्य जिस इतिहास लेखन ने किया, उस इतिहास लेखन को उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहते हैं। भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करने वाले प्रारंभिक इतिहासकारों के प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी तथा ईसाई धर्म प्रचारक का अंतर्भाव था। ऐसे उपनिवेशवादी लेखन करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो वो सर्वप्रथम थे अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी को अपने भारत देश के ऊपर साम्राज्य प्रस्थापित करना था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और इसीलिए उनके नीति को अनुसरण ही उन्होंने क्या किया था? तो इतिहास का लेखन किया था। दूसरे थे वो थे ईसाई धर्म प्रचारक, यानी कि ईसाई धर्म गुरु, जिन्हें अपने ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस धर्म को अपनाने के लिए वो क्या कर रहे थे? तो सीख दे रहे थे और इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया था? तो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन किया था। उन्होंने अपने उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में हमारा ईसाई धर्म कैसे सर्वश्रेष्ठ है इसका अंदाजा, इसका वहां पर लेखन वर्णन किया गया था। भारतीय संस्कृति गौण तथा द्वयम श्रेणी की है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह दोष का प्रतिबिंब उनमें से कुछ इतिहासकारों के लेखन से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई सारे धर्मगुरु ने जो लेखन किया उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि भारतीय संस्कृति कितनी गौण है, कितनी निम्न है, कितनी हीन है और पाश्चात्य संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, अंग्रेज
उच्च है, इसका एहसास उन्होंने अपने इतिहास लेखन में कराकर दिया था और ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर नजर आता है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ के 5 खंड उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जीवित उदाहरण है। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को यदि जानना है, समझना है, तो इसके लिए इन खंडों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और ये खंड कौन से ग्रंथ के हैं? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस ग्रंथ के ये 5 खंड मतलब 5 विभाग है। ये 5 विभागों के तहत उपनिवेशवादी इतिहास हमें क्या करता है तो समझ में आता है। प्राच्यवादी इतिहास लेखन। अभी प्राच्यवादी इतिहास लेखन या प्राच्यवादी किसे कहते हैं? यूरोप के अध्येताओं में पूर्व की संस्कृति और देशों के प्रति कुतूहल उत्पन्न हुआ था। उन सभ्यताओं में कुछ अध्येता ऐसे भी थे जिनके पूर्व देशों के साथ और उनकी संस्कृति के साथ आदर था, उनकी प्रशंसा का भाव उनके मन में था। उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है। अभी प्राच्यवादी यानी कौन? कि जो ऐसे इतिहासकार जिनको अपनी संस्कृति भी उतनी ही प्रिय थी और भारतीय संस्कृति भी उतनी ही प्रिय थी और भारतीय संस्कृति के साथ पूर्व के जितने भी राष्ट्र थे उनके प्रति उनको आदर भाव था। उनके मन में उन देशों के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ के समाज के प्रति, वहाँ के राजनीति के प्रति, वहाँ के धर्म के प्रति उन्हें थोड़ी सी आत्मीयता थी और इस आत्मीयता का भाव रखने वाले जितने भी इतिहासकार हुए वो सभी इतिहासकार प्राच्यवादी इतिहासकार के रूप से जाने लगे। प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के समान धर्मिता का अध्ययन किया और प्राच्यवादी विद्वानों का बल वैदिक वाङ्मय और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पर था। अभी ये जितने भी प्राच्यवादी इतिहासकार जिन्हें पूर्व देशों के प्रति कुतूहलता, जिज्ञासा थी, भारतीय संस्कृति के प्रति जिज्ञासा थी, उन्होंने ये देखा कि यहाँ की जो भाषा है, ये भाषा और यूरोप की भाषा, इसमें कुछ समानताएं हैं। इन समानताओं की खोजने का प्रयास इन प्राच्यवादी इतिहासकारों ने किया और उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारी ये जो भाषा है ये प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा से ही आई हुई है और ये समानता, ये समान धर्मीयता उन्होंने क्या की थी तो ढूंढी थी। इसके अलावा इन्होंने वैदिक वाङ्मय तथा संस्कृत वाङ्मय का अच्छा खासा अध्ययन किया था और जिसके तहत उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन का प्रारंभ किया था। वैदिक वाङ्मय सभी जानते हैं, जितने भी हमारे वेद है यानी कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मणक, ये सारे वैदिक वाङ्मय हैं। इन वैदिक वाङ्मय के साथ साथ संस्कृत साहित्य, ये उनके अध्ययन के प्रमुख क्या थे तो विषय थे, साधन थे। संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पर था इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा थी। संस्कृत भाषा का, साहित्य का उन्होंने जब अध्ययन किया तब उनके ये एहसास हुआ, उनको ये समझ में आया, उनको ये आकलन हुआ कि हमारी जो प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा है इसी से कई सारे भाषाओं की क्या हुई है तो निर्मित हुई है। संस्कृत भाषा भी इसी का ही एक हिस्सा, एक अंग है, एक घटक है। ये उनको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई। प्राच्यवादी इतिहासकार कौन है? विलियम जोन्स। 1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। प्राच्यवादी इतिहासकारों में विलियम जोन्स ने प्राच्यवाद का अध्ययन करने के लिए यानी कि प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, प्राचीन समाज का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता में एक संस्था की स्थापना की और ये संस्था कौन सी है तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशिया के जितने भी पूर्व दिशा की ओर जितने भी राष्ट्र है उनके सभी प्राचीन संस्कृति का अध्ययन इस संस्था के द्वारा किया गया। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वाङ्मय और इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त हुई और इस संस्था के कारण खास करके भारत के प्राचीन संस्थाओं का, प्राचीन संस्कृति का, प्राचीन धर्म ग्रंथों का यहाँ पर अध्ययन हुआ।
दूसरे प्राच्यवादी इतिहासकार है जिनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। प्राच्यवादी अध्येताओं में जर्मन अध्येता फ्रेडरिक मैक्स मुलर का प्रमुख रूप से यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर उनकी दृष्टि से संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन भाषा समूह में अति प्राचीन भाषा मानी जाती है। उनका क्या कहना है? मैक्स मुलर कहते हैं कि ये जो भारत की संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा से ही आई हुई है और ये भाषा उन्हीं का एक क्या है तो घटक है, उन्हीं का एक हिस्सा है। मैक्स मुलर और क्या कहते हैं? संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी और उसने संस्कृत तथा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुलर का खास करके संस्कृत साहित्य का अध्ययन उन्होंने अधिक तौर पर किया और उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम है हितोपदेश, हितोपदेश मतलब ये एक प्राचीन ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें तत्कालीन समाज के कार्य व्यापार पर उन्हें सामान्य लोगों को जो हितोपदेश दिए हैं या उपदेश किए हैं, इसका संकलन इस हितोपदेश में किया हुआ है और इसका उन्होंने संस्कृत भाषा से जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन किया और उसका अध्ययन किया। उसने द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट इस नाम से 50 खंडों का संपादन किया और ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इसमें उन्होंने द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट ये ग्रंथ का 50 भागों में विभाजन करके सुसंगठित रूप से इसको क्या किया तो प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने जो ऋग्वेद हमारा प्राचीन वैदिक वाङ्मय है, इसका जर्मन भाषा में उन्होंने भाषांतर किया। इस प्रकार से प्राच्यवादी इतिहासकारों ने अपना योगदान दिया। अब देखते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। अब राष्ट्रवादी इतिहासकार किसे कहते हैं या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं? 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव और भारतीयों के आत्मसम्मान को जागरूक करने की उनका झुकाव दिखाई देता है। उनके लेखन को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। अब देखो बच्चों, हमारे देश में अंग्रेज साम्राज्य स्थापन करने के लिए आए, तब उन्होंने अपने देश में प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश के भौगोलिक तथा हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के क्षेत्र का अच्छा खासा अध्ययन किया और उन्हें ये पता चला कि हमारी भारतीय संस्कृति प्रगल्भ है, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही महान है और हमारी भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है ये विश्व विख्यात है। इसका एहसास उन्हें हुआ और उन्होंने इतिहास लेखन किया। जैसे ही हमारी नई पीढ़ी जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, अंग्रेजी भाषा उन्होंने सीखी, उसके पश्चात इन ग्रंथों का, इन लेखन का उन्होंने अध्ययन किया, तत्पश्चात उनको एहसास हुआ कि अरे हमारे देश की गौरव गरिमा कितनी बड़ी है, कितने महान हमारा देश है। और इसका एहसास होने के बाद उन्होंने जो इतिहास का लेखन किया उसके आधार पर इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में सबसे अव्वल और सबसे प्रमुख कौन है? तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर से ही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को क्या मिली तो प्रेरणा मिली। खास करके महाराष्ट्र में उन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास का लेखन किया है। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर से ही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने भारत के प्रति पूर्वग्रह दूषित होकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का विरोध किया। आप सभी जानते हैं हमारे देश में आए साम्राज्य विस्तार करने के लिए अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने हमारे भारत का इतिहास लेखन तो किया, मगर उन्हें अपने देश के प्रति अहम भाव था, उन्हें अपने संस्कृति के प्रति उच्च लगाव था। इसीलिए हमेशा उन्होंने भारतीय संस्कृति को दोयम माना है, हम भारतीय संस्कृति को गौण माना है और पूर्वग्रह ग्रासित दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास, इसका विरोध विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने किया है। दूसरे हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार है न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। द राइज ऑफ द मराठा पावर ग्रंथ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने मराठा सत्ता के उदित होने की पृष्ठभूमि का विस्तार से स्पष्ट किया है। मराठों की ये जो साम्राज्य प्रस्थापित हुआ, शिवाजी राजे ने महाराष्ट्र में मराठी राज्य की जो स्थापना की, उसके लिए कौन सी पार्श्वभूमि थी?
मुगलों का, इसके साथ अन्य जितने भी परकीय देशों का हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आधिपत्य था, उनके हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय और इसके प्रति हमारी व्यथित जो जनता थी, इसके लिए उनको लगता था कि हमारी ये अन्याय का प्रतिकार करने वाला कोई तो मसीहा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिवाजी राजे ने इस महाराष्ट्र में अपने स्वराज्य की स्थापना की और इस स्वराज्य की स्थापना की जितनी भी पार्श्वभूमि है, इस पार्श्वभूमि का उल्लेख द राइज ऑफ द मराठा पावर इस ग्रंथ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने किया। मराठी सत्ता का उदय मात्र अचानक धधक उठा दावानल नहीं था, अपितु उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में चल रही तैयारियां थी जो बहुत समय से महाराष्ट्र में चल रही थी। मराठियों का जो साम्राज्य स्थापन हुआ, इसके लिए कोई एक कारण नहीं था या एक घटना इसके लिए नहीं थी, तो इसके लिए जो पार्श्वभूमि का थी, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, ये सभी बातें उसके लिए क्या थी तो आवश्यक थी। और इसी के तहत मराठों का यहाँ पर साम्राज्य क्या हुआ था, प्रस्थापित हुआ था। ये किसने बताया तो न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने बताया। वी.का. राजवाड़े, तीसरे यहाँ पर राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन है तो वी.का. राजवाड़े। वी.का. राजवाड़े इतिहास लेखन, भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति, व्याकरण जैसे कई विषयों पर उन्होंने मौलिक अनुसंधान कार्य किए और मराठी भाषा में लेखन करने वाले इतिहासकार के रूप में वो परिचित हुए। मराठों का इतिहास, मराठी भाषा में भारत का इतिहास लेखन करने में अव्वल कौन है तो वी.का. राजवाड़े, क्योंकि उन्होंने मराठी भाषा का अच्छा खासा क्या किया था तो अध्ययन किया था। वो व्याकरण में वो क्या थे तो अव्वल थे और इसीलिए मराठी में इतिहास लेखन करने वाले एकमात्र वी.का. राजवाड़े थे जिन्होंने मराठी में इतिहास लेखन किया। हमें अपना इतिहास लेखन करना चाहिए, इस बात का उन्होंने समर्थन किया। दूसरे हमारे साम्राज्य के प्रति, दूसरे हमारे संस्कृति के प्रति, दूसरे हमारे राज्य के प्रति इतिहास लेखन करे, इससे अच्छा क्या कि हमारे ही देश के लोगों ने अपने प्रदेश का, अपने प्रांत का, अपने राज्य का क्या करना चाहिए तो इतिहास लेखन करना चाहिए, तभी वास्तविक इतिहास संसार के सामने आ सकता है। इस बात को प्रतिपादन किसने किया तो वी.का. राजवाड़े ने किया। उनके मतानुसार इतिहास से तात्पर्य भूतकालीन समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवन दर्शन होना चाहिए। इतिहास में क्या होना चाहिए, इतिहास में केवल गतिविधियां होनी चाहिए, युद्ध नीतियां होनी चाहिए, राजनीतिक शैलियां होनी चाहिए या राजाओं के जो कार्य किए उन्होंने उन कार्यों का उल्लेख होना चाहिए, नहीं। इतिहास में तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण और समग्र जीवन का चरित्रण उसमें होना चाहिए। वही सच्चा इतिहासकार है और वही सच में इतिहास लेखन है। केवल राजनीतिक गतिविधियां, सत्ता उलट देने के लिए षड्यंत्र, युद्धों की वास्तविकता, यही केवल इतिहास नहीं, इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है। वास्तविक और मूल कागजात पत्रों या दस्तावेजों के आधार पर ही इतिहास लेखन करना चाहिए, इसके प्रति वो आग्रही थे। और इतिहास विषय के अनुसंधान शोध कार्य के लिए वी.का. राजवाड़े ने पुणे में 7 जुलाई 1910 में भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी हम इतिहास लिखने जा रहे हैं, इसके मूल दस्तावेजों को, मूल कागज पत्रों अच्छे तरह से उसकी छानबीन होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, यह वास्तविक हो, इसका एहसास हमें होना चाहिए। तत्पश्चात ही उनके आधार पर हमें क्या करना चाहिए तो इतिहास लेखन करना चाहिए। इस बात के वो आग्रही थे और इसी के कारण यथार्थ इतिहास लेखन हो सकता है, ये उनका मानना था। और इसी के लिए इतिहास संशोधन मंडल की उन्होंने स्थापना की थी। पुणे में उन्होंने 7 जुलाई 1910 को भारत के इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना उन्होंने की। दूसरे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे वो है स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र वीर वी.दा. सावरकर। वी.दा. सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश में चले गए थे। विदेश में रहकर भी उन्होंने स्वतंत्रता प्रेरणा के कार्य उन्होंने वहां से किया। उन्होंने ऐसा इतिहास लेखन किया जिस इतिहास लेखन के तहत हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, हमारे आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो सके। और इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता समर नामक एक क्या की तो ग्रंथ का लेखन किया है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारतीय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्रता युद्ध की प्रेरणा हेतु किया।
उन्होंने हमारे भारत में इतिहास लेखन जो किया, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इस इतिहास लेखन का उपयोग भारत को आज़ादी के संग्राम के लिए हुआ, प्रेरणादायी विचारों के लिए हुआ। उनको ये एहसास हुआ कि अंग्रेजों की सत्ता उलटकर हमारे भारतीय लोगों की सत्ता यहाँ पर प्रस्थापित करना बहुत आवश्यक है, अन्याय और अत्याचार का के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। ये उनके इतिहास लेखन से लोगों को प्रेरणादायी विचार प्राप्त हुए। उनमें स्वतंत्र वीर विदा सावरकर द्वारा लिखित द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी कि 1857 का स्वतंत्रता समर पुस्तक का उन्होंने विशेष करके महत्व है, जिसके ऊपर उन्होंने 1857 में आज़ादी के लिए जो जंग छिड़ी गई थी, इस जंग में हमारे देश के कई सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों के बलिदान दिए, और इस बलिदान को व्यर्थ न जाते हुए हमें आज़ादी के लिए पुनः ऐसा एक संग्राम करना चाहिए। इसका एहसास उन्होंने अपने इस लेखन के द्वारा भारतीय लोगों को दिलाया था। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव के फलस्वरूप प्रादेशिक इतिहास लेखन हेतु उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। प्रत्येक प्रदेश के लोगों को यह एहसास हुआ कि अपने अपने प्रदेश का अपना अपना इतिहास होता है और इस इतिहास का लेखन हमें करना चाहिए। यह हमारा प्रत्येक का क्या है तो दायित्व है, और इसीलिए उस प्रदेश के इतिहासकारों ने अपने प्रादेशिक इतिहास लेखन को क्या किया तो प्रोत्साहन दिया। दक्षिण भारत की भौगोलिक विशेषता और इतिहास की ओर इतिहासकारों का ध्यान खींचा गया, और ऐसी स्थिति में कई सारे इतिहासकारों ने हमारे जो दक्षिण भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि हमारी भौगोलिक जो बहुत समृद्ध प्रदेश है, इसका इतिहास और वहाँ के इतिहासकारों का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा था। स्वतंत्र कालखंड का इतिहास लेखन, हमारे देश से अंग्रेजी सत्ता को हमने क्या किया था तो पराजित किया था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई, और तत्पश्चात हमारे देश में इतिहास लेखन की परंपराएं थोड़ी क्या हो गई तो परिवर्तित हुई। तत्कालीन समय में जो भी समस्याएं भारत देश में थी, इन भारत देश की समस्याओं को लेकर इतिहास का लेखन किया गया। उसी को क्या कहते हैं तो स्वतंत्रता कालखंड का इतिहास लेखन। और इसमें खास करके 3 प्रकार की विचारधाराएं दिखाई देती है। कौन सी विचारधाराएं हैं? एक है मार्क्सवादी इतिहास, दूसरा है उपेक्षितों का यानी कि सब ऑल्टर्न इतिहास, और तीसरा है स्त्रीवादी इतिहास। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात यानी कि आज़ादी के पश्चात हमारे देश में ये 3 घटक कैसे थे बच्चों तो उपेक्षित थे। इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करके इनके लिए अधिकारों का होना, इनके लिए समाज में एक स्थान होना बहुत आवश्यक है, और वो स्थान देने के लिए ऐसे वंचित घटकों का क्या किया गया तो इतिहास लेखन किया गया। तो जानना है मार्क्सवादी इतिहास। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने मार्क्सवादी इतिहासकारों के छायाचित्र प्रस्तुत किए हुए हैं। पहले है यहाँ पर दामोदर कोसंबी, दूसरे है कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे, तीसरे है कामरेड शरद पाटिल, और चौथे है रामशरण शर्मा। ये सारे कौन है तो मार्क्सवादी इतिहासकार है। इनके ऊपर कार्ल मार्क्स के विचारधारा का प्रभाव था। वो जानते थे कि समाज में यदि हमें सामाजिक न्याय प्रस्तापित करना है तो सामाजिक विषमता को क्या करना चाहिए तो दूर हटाना चाहिए। इसीलिए जितने भी उत्पादन के साधन हैं, इन उत्पादन साधनों के ऊपर जो स्वामित्व का अधिकार है, ये स्वामित्व का अधिकार समान रूप में उसका बंटवारा होना चाहिए। ऐसे मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित ये कौन थे तो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, और उसी के तहत उन्होंने अपना इतिहास का क्या किया है लेखन किया है। भारतीय कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, यानी कि इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की थी तो स्थापना की थी। उनकी लिखी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, इस पुस्तक में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का क्या है तो उत्तम उदाहरण देखा जाता है। बच्चों, यहाँ तक हम पाठ समाप्त करते हैं। आगे का पाठ अगले तासिका में हम देखेंगे। धन्यवाद।